Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my fifth lecture of Principles of Inheritance and Variation. In today's video, we will study chromosomal theory of inheritance. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. So start करते हैं chromosomal theory of inheritance. In 1900, three scientists independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. Also by this time, due to advancements in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to the discovery of structures in the nucleus that appear to double and divide just before each cell division. These were called chromosomes. So 1900 में तीन साइंटिस्ट ने दोबारा से मैंडल्स के जो रिजल्ट्स थे उनको रीडिस्कवर किया था. जो मैंडल के रिजल्ट थे कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पे, तो उनको दोबारा रीडिस्कवर किया था. और ये जो टाइम था, इस टाइम माइक्रोस्कोपी में काफी एडवांसमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो थे वो आराम से सेल डिवीजन को ऑब्जर्व कर पाए थे. अब अच्छे से सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करने पे डिस्कवरी हुई थी कुछ स्ट्रक्चर्स की जो तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि अपीयर मतलब डबल हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन. तो हर सेल डिवीजन होने से पहले वो डबल और डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हमने कहा था क्रोमोसोम्स. तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, जो कि डबल हो जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं हर सेल डिवीजन होने से पहले, उन स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नाम दिया था क्रोमोसोम्स. 1902 में जो क्रोमोसोम की मूवमेंट थी मियोसिस के दौरान, उसे देखा गया था, उसे ऑब्जर्व किया गया था, उस पे काम किया गया था. वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को नोट किया था कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो बिल्कुल पैरेलल चलता है जीन्स के बिहेवियर से, और उन्होंने इस क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया था जिससे वो मैंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सके. The important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pairs. तो सबसे important चीज जो याद रखने की ये थी कि क्रोमोसोम्स और जो जीन्स हैं वो दोनों ही पेयर्स में होते हैं. तो क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में होते हैं और जो जीन्स होती हैं वो भी पेयर्स में होती हैं. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. जो जीन पेयर की दो एलील्स हैं, ओके, कोई जीन पेयर है उसकी जो दो एलील्स हैं वो होमोलोगस साइट्स पे लोकेटेड होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? एक क्रोमोसोम जो मैटरनल होता है, जो मदर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम जो पैटर्नल है, फादर से आ रहा है, तो उनके बीच में पेयरिंग होती है. ओके, तो और इसका मतलब ये होता है कि उनमें सेम जीन्स लोकेटेड होती है, मतलब सेम जीन्स उस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती हैं, लोकेटेड होती हैं, लेकिन एलील्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है सेम हो. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन्हें कहते हैं. ना यहाँ पे मियोसिस और जर्म सेल फॉर्मेशन दिखाया गया है सेल में चार क्रोमोसोम्स के साथ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाइवेलेंट बन रहा है. मियोसिस 1 एनाफेज शो कर रखा है. मियोसिस 2 एनाफेज में इन्होंने दिखाया कैसे ये अलग अलग हो गए हैं. फिर जर्म सेल्स कैसे बने हैं. जर्म सेल्स मैंने आपको बताया था गैमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं बेसिकली, ओके, या रिप्रोडक्टिव सेल्स. कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. तो कंपैरिजन देख लेते हैं क्रोमोसोम्स के बिहेवियर में और जीन्स के बिहेवियर में. तो पहला है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ए और बिहेवियर ऑफ जीन को हम बता रहे हैं यहाँ पे बी से डिनोट कर रहे हैं. तो बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम की फर्स्ट पॉइंट है कि ये पेयर्स में होते हैं, जीन्स भी पेयर्स में होते हैं. ये सेग्रीगेट करते हैं, अलग होते हैं. कब? जब गैमीट फॉर्मेशन होता है या जब गैमीट फॉर्म होता है उस टाइम पे ये अलग होते हैं, जिससे सिर्फ एक ही मतलब पेयर में होते हैं. मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, तो सिर्फ एक ही जो है क्रोमोसोम वो गैमीट में जा सके. यहाँ पे जीन्स की तरफ देखें तो ये भी सेग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम, जिससे सिर्फ पेयर में का जो एक जीन है वही गैमीट में जा सके.
इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. जो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं इंडिपेंडेंटली, और इसमें एक पेयर सेग्रीगेट करता है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली. तो जो एक पेयर है जीन का वो क्या होता है, वो अलग होता है जो दूसरा पेयर है जीन का उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंटली. और यहाँ पे क्रोमोसोम में देखा जाए तो जो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली. During anaphase of meiosis 1, the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosomes of 4 different color in the left and right columns. तो जब meiosis 1 का anaphase होता है तब ये जो दो chromosome pairs हैं ये metaphase plate पे align करते हैं, arrange होते हैं एक दूसरे से independent होके. इसे समझने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा 4 डिफरेंट कलर के क्रोमोसोम्स को जो कि लेफ्ट और राइट कॉलम्स में है. लेफ्ट कॉलम में पॉसिबिलिटी 1, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसे. तो पॉसिबिलिटी 1 जो है, जो लेफ्ट कॉलम है उसमें ऑरेंज और ग्रीन जो है वो वो एक साथ सेग्रीगेट कर रहे हैं. तो ऑरेंज और ग्रीन एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं. लेकिन राइट हैंड कॉलम में जो कि पॉसिबिलिटी 2 है उसमें ऑरेंज क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहा है रेड क्रोमोसोम्स के साथ. अब हम इस चीज को डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं या समझ लेते हैं. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 है एक लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम. तो एक लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है यहाँ पे, और एक लॉन्ग येलो और एक शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है. सेम पोल पे है ये. ओके, सेम पोल पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये meiosis 1 एनाफेज. जब meiosis 2 एनाफेज हुआ तो यहाँ पे ऑरेंज वाला जो है वो ग्रीन के साथ सेग्रीगेट हुआ एक साथ. ओके, और जो येलो वाला है रेड, वो रेड के साथ सेग्रीगेट हुआ. और जब जर्म सेल्स बने तो एक ऑरेंज और एक ग्रीन यहाँ आया, एक ऑरेंज और एक ग्रीन क्रोमोसोम यहाँ आया, एक येलो और रेड क्रोमोसोम इधर आया और एक येलो और रेड क्रोमोसोम इधर आया. इसी तरीके से पॉसिबिलिटी 2 में एक लॉन्ग ऑरेंज एक शॉर्ट रेड है क्रोमोसोम, और एक आपका क्या है, एक आपका लॉन्ग येलो और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है. ओके, और ये सेम पोल पे प्रेजेंट है फिर से. तो meiosis 2 में एनाफेज के दौरान ऑरेंज और रेड एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं और येलो और ग्रीन एक साथ सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, मतलब एक साथ आ रहे हैं वो, और ऑरेंज और रेड एक साथ आ रहे हैं. जब जर्म सेल्स फॉर्म हुए तो ये एक ऑरेंज रेड एक ऑरेंज रेड यहाँ आ गया, एक येलो ग्रीन इधर आया और एक येलो ग्रीन इधर आया. तो ये था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton और Boveri ने आर्ग्यू किया था या एक तरह से बहस हुई थी कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है क्रोमोसोम्स के पेयर का, पेयरिंग हो रही है और जब वो सेपरेट हो रहे हैं तो ये क्या लीड करेगा, ये जो फैक्टर्स का पेयर है, जो जीन्स का जो पेयर ऑफ जीन्स है उनके सेग्रीगेशन को लीड करेगा, या इसकी वजह से जो जीन पेयर है वो सेग्रीगेट होगी जो कि वो लेके चल रहे हैं. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. तो Sutton ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज और कुछ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को एक साथ यूनाइट किया. ओके, मिला दिया, मतलब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की थोड़ी सी नॉलेज मतलब आई और कुछ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को यूनाइट किया गया, जिससे क्या बना फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मॉर्गन ने काम किया था टाइनी फ्रूट फ्लाइज के साथ जिन्हें हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि इन स्टडीज के लिए काफी सुटेबल पाई गई थी क्योंकि एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम में आराम से ग्रो कर गई थी, मतलब इन्हें आराम से ग्रो कर सकते थे हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लैबोरेटरी में, और ये अपनी लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट करती थी, मतलब अबाउट 2 वीक्स, तो 2 हफ्ते में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती थी. और एक सिंगल मेटिंग जो है वो बहुत सारी प्रोजेनी फ्लाइज दे रही थी, और एक अच्छा खासा क्लियर डिफरेंशिएशन था सेक्सेस का, मतलब क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते थे हम सेक्सेस को कि मेल कौन सा और फीमेल फ्लाइज कौन सी हैं. तो ये मेल और फीमेल फ्लाइज जो है आराम से डिस्टिंग्विशेबल थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यहाँ पे दे रखी है डायग्राम. ओके,
तो यहाँ पे जो मेल है वो छोटा है और जो फीमेल है वो बड़ी है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए ड्रोसोफिला में, जिससे वो स्टडी कर सके जीन्स को जो कि सेक्स लिंक थी। जो क्रॉसेस थे वो बिल्कुल सिमिलर थे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के जो कि मेंडल ने पीज को लेके किए थे, पी प्लांट में किए थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज किया येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स को किसके साथ, ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ, और उनकी F1 प्रोजेनी को इंटरक्रॉस कराया था। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दो जीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो रही हैं, वो इंडिपेंडेंटली अलग नहीं हो रही हैं एक दूसरे से, और F2 रेशियो जो था वो डिविएट कर रहा था 9:3:3:1 रेशियो से, जो कि कब एक्सपेक्ट किया जाता है 9:3:3:1, जब दो जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट थी। मेंडल ने जब पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया था तब ये रेशियो आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस का। लेकिन जब मॉर्गन ने किया एक्सपेरिमेंट इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेके, फ्रूट फ्लाई को लेके, तब इन्होंने देखा कि जो दो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो रही हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, और F2 रेशियो है वो ये 9:3:3:1 नहीं आया है। तो जो जीन्स लोकेटेड थी एक्स क्रोमोसोम पे, the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. तो X क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड थी वो उन्होंने ये देखा जल्दी से कि दो जीन्स जो थी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, जब दो जीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, दो जीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन है वो काफी ज्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आया था कि जो प्रोपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो काफी ज्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. तो मॉर्गन ने इसकी वजह ये बताई थी कि फिजिकल एसोसिएशन हो जीन्स का, मतलब लिंकेज हो दो जीन्स के बीच में। ओके, लिंकेज मतलब वो जो दो जीन्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होंगी और वो एक साथ ही क्या करेंगी, वो एक साथ सेग्रीगेट करेंगी, मतलब वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ना करके वो एक साथ जो है वो सेग्रीगेट करेंगी। तब उन्होंने इस टर्म को लिंकेज कहा था, और इन्होंने लिंकेज को बताया कि ये फिजिकल एसोसिएशन होता है जीन्स का क्रोमोसोम पे, और जो रिकॉम्बिनेशन है वो डिस्क्राइब करता है, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, सिंपल सी अगर मैं बोलूँ तो रिकॉम्बिनेशन इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो रिकॉम्बिनेशन को हम सिंपल कह सकते हैं कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस की जनरेशन को डिस्क्राइब करता है, जो कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन नहीं है बल्कि नॉन पेरेंटल है। मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये भी देखा था कि जब जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम पे ग्रुप्ड हैं, तो कुछ जीन्स जो थी वो टाइटली लिंक्ड थी। तो टाइटली लिंक्ड होने पे उन्होंने बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन दिखाया, जबकि जो लूजली लिंक्ड थी उन्होंने हाई कॉम्बिनेशन दिखाया। For example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. Example के तौर पर उन्होंने देखा जो white और yellow genes हैं वो आपस में मतलब वो काफी tightly linked थे एक दूसरे से, जिसकी वजह से tightly linkage या tightly अगर मैं बोलूँ linked थी तो यहाँ पे लिंकेज ज्यादा शो हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन कम हो गया। तो उन्होंने सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाया, जबकि व्हाइट और मिनिएचर विंग सिर्फ 37.2% ही रिकॉम्बिनेशन दिखा पाई। तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन देखा जाए तो वो बहुत ही कम पाया गया व्हाइट और येलो जीन्स में,
जबकि ये व्हाइट और येलो के हिसाब से व्हाइट और मिनिएचर में रिकॉम्बिनेशन रेट ज्यादा पाया गया. His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. उनका स्टूडेंट था जिसका एल्फ्रेड नाम था, उसने यूज की रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को जो कि जीन पेयर्स के बीच में थी सेम क्रोमोसोम पे. तो जो फ्रीक्वेंसी थी रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, उसे उन्होंने बताया एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के बीच में कितनी दूरी है उसका मेजर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में उसका मेजर, और मैप की उनकी पोजीशन जो क्रोमोसोम पे जो जहाँ पे वो लोकेटेड है, जहाँ पे वो प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन को मैप किया. तो उनके स्टूडेंट एल्फ्रेड ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो जीन पेयर्स के बीच में फ्रीक्वेंसी थी रिकॉम्बिनेशन की सेम क्रोमोसोम पे, उसे किस तरह से यूज किया, डिस्टेंस जो होता है जीन्स के बीच में उसको मेजर करने के लिए और उनकी जो पोजीशन है क्रोमोसोम पे उसे मैप करने के लिए, जिसे हम जीन मैपिंग भी कहते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस ए और क्रॉस बी दिखाया गया है. तो लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन. तो जो लिंकेज था उसमें वो रिजल्ट था 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का, जो कि मॉर्गन ने कंडक्ट किया था. क्रॉस ए जो है यहाँ पे शो कर रहा है क्रॉसिंग बिटवीन जीन्स, क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y एंड W. तो क्रॉस ए में यहाँ पे Y और W जीन के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, और क्रॉस बी जो है वो शो कर रहा है क्रॉसिंग बिटवीन जीन्स W और M. तो W और M के बीच में क्रॉसिंग हो रही है क्रॉस B में, और क्रॉस A में किस में हो रही है, Y और W के बीच में. यहाँ पे डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील्स जो हैं वो प्लस साइन से सुपरस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट किए गए हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेरेंटल है YW, ओके, और ये था आप, ये दोनों ही पेरेंटल है, ये मेल, ये फीमेल है सॉरी, और ये मेल है. तो जो फीमेल है वो येलो व्हाइट है, जबकि मेल जो है वो वाइल्ड टाइप है. F1 जनरेशन इनकी क्या बनी, आप यहाँ पे देख सकते हो YW, यहाँ पे ये वाला जो है Y प्लस W प्लस यहाँ पे आ गया है, और YW जो है वो इसके साथ उसने क्या बना लिया, पेयरिंग कर ली. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम मैं कह सकती हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने जो F1 जनरेशन बनी, प्रोजेनी बनी F1 जनरेशन में, तो YW और Y प्लस W प्लस ये वाला यहाँ आ गया, और एक YW जो रह गया था उसके साथ ये जो है ये वाला डार्क ब्लू वाला यहाँ पे आपको देख सकते हो. तो यहाँ पे येलो व्हाइट हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया. तो यहाँ से जो पेरेंटल टाइप आया था वो 98.7% आया था, और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स था 1.3%. तो इस वाले केस को हमने वाइल्ड टाइप कहा. ये सिर्फ व्हाइट प्रोजेनी रही, ये येलो व्हाइट प्रोजेनी, और ये येलो. देन F2 जनरेशन में आप देख सकते हो ये वाइल्ड टाइप, ये व्हाइट, ये येलो व्हाइट, और ये येलो. क्रॉस बी में व्हाइट मिनिएचर, यहाँ पे व्हाइट मिनिएचर शो कर रखा है, ये वाइल्ड टाइप है. तो यहाँ पे फीमेल जो है वो है वाइल्ड टाइप, और जो मेल है वो है व्हाइट मिनिएचर. यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग हुई, तो ये वाला जो है ये ब्लू वाला यहाँ आ गया, ओके, और ये वाला यहाँ चला गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ये हो गया व्हाइट मिनिएचर, ये हो गया वाइल्ड टाइप. पेरेंटल टाइप यहाँ पे 62.8% है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% है. तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले केस में, ओके, यहाँ जो क्रॉस ए है इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% है. इसका मतलब लिंकेज काफी यहाँ पे रहा है, जीन्स जो है वो टाइटली लिंक्ड रही, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन का जो रेट है या जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो सिर्फ 1.3 टाइप रह गया है, जबकि यहाँ पे लिंकेज इतनी ज्यादा शो नहीं हुई, इस वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% हो गया है. ऐसे यहाँ पे व्हाइट मिनिएचर आप देख सकते हो, ओके, यहाँ पे व्हाइट. देन F2 जनरेशन कराई गई, तो इसमें वाइल्ड टाइप मिला, यहाँ मिनिएचर, यहाँ व्हाइट मिनिएचर, यहाँ व्हाइट. तो इस तरह से मॉर्गन ने शो किया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M. तो जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है वो YW में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, कम है.
और पेरेंटल टाइप क्या है यहाँ पे 98.7% है, तो लिंकेज यहाँ पे काफी ज्यादा शो हुई Y और W में, जबकि क्रॉस बी में पेरेंटल टाइप 62.8% है और रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.2% है, तो यहाँ पे जो लिंकेज है कम शो हुई। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.